गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. सॉरी स्टूडेंट्स. ओके. यस, आज हम लोग को स्टूडेंट्स मेगर स्टार्ट करना था, बट बिफोर मेगर ये थोड़ा सा कुछ रह गया था, इसको मैं कवर कर देता हूँ. देखो, जस्ट सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर का एक आइडिया दे देता हूं मैं आपको. सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर की जब भी बात होगी, सी सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर, ये टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था. इसमें स्टूडेंट सबसे पहले दिमाग में कुछ की पॉइंट्स बनाना. सर पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का स्टूडेंट्स लेक्चर मिल जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है. सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में सबसे पहले जो नॉर्मल इलेक्ट्रोडायनमोमीटर होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, तीन तरीके के हमने पढ़े हैं. एक पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में एमीटर वर्जन, एक नेक्स्ट वर्जन था वोल्ट मीटर, और अगला था वाट मीटर. इन तीनों में ही डीएम बाई डी थीटा का मान कांस्टेंट बनाते हैं. लेकिन जब हम पावर फैक्टर मीटर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इन पावर फैक्टर मीटर, इन पावर फैक्टर मीटर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हम डीएम बाई डी थीटा को इक्वल बनाते हैं एम नॉट साइन थीटा के. राइट, किसके इक्वल बनाते हैं? एम नॉट साइन थीटा. इसका बेसिक मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं. इसका बेसिक ओरिएंटेशन एक्चुअल में, जैसे अगर हम बात करें कि सर एम नॉट साइन थीटा ही क्यों ले रहे हो, एक्चुअल में क्या होता है, अपने पास, इसको लिखना नहीं बस समझ लेना, आपको बस इतना ही रखना है दिमाग में, एम नॉट साइन थीटा. लेकिन ये आता कहां से, ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं. देखो, अपने पास ये सब लिख चुके हो स्टूडेंट्स, लिख चुके हो आप लोग. मैं वहीं वापस पहुंच रहा हूं, बस 5 मिनट का टाइम दीजिए. देखिए, मैंने शायद आपको ये बताया होगा, जैसे ये कोई फिक्स कॉइल है, से दिस इज फिक्स्ड कॉइल. आप एक बार बस सुन लीजिए, ये कोई फिक्स्ड कॉइल है, दिस इज फिक्स्ड कॉइल. और फिक्स्ड कॉइल की अगर मैं एक्सिस की बात करूं, फील्ड लाइंस की, तो इसकी एक्सिस लाइक दिस होगी. ये एफसी की एक्सिस है. ऐसे ही यहां पर अगर कोई मूविंग कॉइल की बात की जाए, सपोज करो ये कोई मूविंग कॉइल है, ये कोई मूविंग कॉइल है, और इस मूविंग कॉइल की जो अपनी एक्सिस है, से दिस है. राइट, ये जो एमसी की एक्सिस है, दिस इज मूविंग कॉइल एक्सिस. इन दोनों के बीच में
दोनों की फील्ड लाइन के बीच पर, दोनों के बीच का एंगल, दोनों की एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है, और ये वाला एंगल, यहां तक का एंगल साई है। से दिस इज साई, राइट। और ये पॉइंटर जो होता है वो इसी एक्सिस पर कनेक्ट होता है। पॉइंटर इज अटैच्ड, पॉइंटर इज अटैच्ड टू मूविंग कॉइल एक्सिस। पॉइंटर मूविंग कॉइल की एक्सिस पर कनेक्ट है, अटैच टू मूविंग कॉइल एक्सिस। ठीक है, ये मूविंग कॉइल की एक्सिस पर कनेक्ट है। अब जरा बात को अंडरस्टैंड करना। एक्सिस ऑफ मूविंग कॉइल पर, अलोंग द एक्सिस ऑफ मूविंग कॉइल, अगर ये फिक्स्ड कॉइल एक्सिस है और ये मूविंग कॉइल एक्सिस है, तो मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि आपने दो कॉइल, देखो स्टूडेंट, एक इस कॉइल की फ्लक्स लाइन है और ये इस कॉइल की एक्सिस है, तो इसकी जो फील्ड एक्सिस है और जो इसकी फील्ड एक्सिस है, इनका आपस में कुछ कॉन्साइड एरिया बनेगा, जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा, राइट। तो अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूं तो कहना इसे, आप याद करिए, हम पढ़ चुके हैं m बराबर के √L1 L2। क्या पढ़ चुके हैं? m बराबर के √L1 L2 म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां पर k का मान याद करिए, k का मान होता था कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। k को डिफाइन करते थे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से, ठीक है। और k की जो रेंज थी, अगर रिकॉल करें, तो ये 0 से स्टार्ट होती थी और कहां तक जाती थी? 1 तक, आइडियल वैल्यू तक मान लिया। अधिकतम मान 1, मिनिमम मान 0, ठीक है। इसी को अब आप रिलेट करोगे, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये जो एंगल साई है, इसी को अब आप रिलेट करोगे यहां पर, इसी को अब आप रिलेट करोगे। जरा देखो, अगर मैं इसको रिलेट करूं के से, इस के से, तो के का मतलब कॉस साई, और कॉस साई का मान कहां से कहां? 0 से 1। तो इसका मतलब, रिलेट करते हुए देखना जरा, अगर मैं साई का मान 0 मान लू, एट साई बराबर 0, तो बताइए कॉस 0 का मान क्या होगा? कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो क्या इस समय के का मान 1 हो गया? तो m बराबर, बोल सकते हैं ना, cos 0 बराबर 1 पर m बराबर √L1 L2 है, राइट। तो क्या इसे हम बोल सकते हैं, जब जब साई का मान 0 होगा, उस समय अपने पास cos 0 1 होगा, और ये m बराबर √L1 L2, m का मैक्सिमम मान है, इसको m नॉट मान लिया, m बराबर √L1 L2 को मैक्सिमम मान मान लिया, तो m नॉट। तो बताओ ऊपर वाले फार्मूले में क्या m बराबर के √L1 L2 में, अब हम बोल सकते हैं क्या कि √L1 L2 को रिप्लेस कर लिया m नॉट से, m का अधिकतम मान, जिसको क्या बोल देंगे? m नॉट। और k का मतलब था cos साई, तो ये क्या बन गया? m नॉट cos साई। तो m बराबर आ गया अपने पास m नॉट cos साई। अब जब m बराबर m नॉट cos साई आ गया, तो अब हम लोग साई की वैल्यू पुट कर दें अगर, तो देखिए साई था कितना, ये जो एंगल मैंने माना था, पूरा एंगल कितना है? देखो इधर, पूरा एंगल कितना है? 180। ये जो पूरा एंगल है 180 है, और 180 से अगर आप इस थीटा को घटा दें तो साई आ जाएगा, दैट इज 180 माइनस थीटा। तो साई का मान है एक्चुअल में 180 माइनस थीटा। तो डिजाइनिंग एस्पेक्ट में अगर मैं यहां m बराबर m नॉट कॉस साई में साई का मान क्या मान लेता हूं? 180 माइनस थीटा। तो बताओ m नॉट का मान, सॉरी, m बराबर क्या आ जाएगा? m नॉट कॉस 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है स्टूडेंट्स?
कैन आई से दिस वैल्यू इज नथिंग बट माइनस m बराबर माइनस का m नॉट माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर आप इसका अवकलन करें dm बाई डी थीटा तो क्या माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो प्लस m नॉट कॉस थीटा का अवकलन, माइनस साइन थीटा था तो माइनस माइनस कट गए। तो इसलिए डिजाइनर ये वर्ड यूज करता है कि आप dm बाई डी थीटा को क्या बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, m नॉट साइन थीटा। लास्ट क्लास में ये लाइन मैंने डायरेक्ट लिखना प्रेफर किया था, अभी भी मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा, बट अगर आप समझना चाहें कि सर ये कहां से लिख रहे हो, m नॉट साइन थीटा ही क्यों लिख रहे हो इसको, तो ये यहां से आता है स्टूडेंट्स, राइट। दो कॉइल्स के बीच के म्यूचुअल इंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में, जिसको आप रिलेट करते हो, m बराबर k अंडर रूट L1 L2 से, राइट। और k का मान रिलेट कर रहे हो कॉस साई से, कॉस साई का अधिकतम मान 0 से कहां तक, 1 तक। तो साई का मान जब 0 होगा तो कॉस 0 बराबर 1, इससे हमने रिलेट करके इसका मैक्सिमम मान बनाया, इसी को बोल दिया m नॉट। तो आपने अधिकतम मान, जब k का मान 1 हो जाएगा उस समय m का मान जो आएगा वो अधिकतम मान होगा, उसी को कह रहे हैं m नॉट। तो ऊपर वाले डाटा में हमने k को cos साई रख दिया और अंडर रूट L1 L2 को m नॉट रख दिया, तो m बराबर m नॉट cos साई। और फिर साई का मान कितना था, 180 माइनस थीटा, तो m बराबर m नॉट cos 180 माइनस थीटा, इसी को क्या कह सकते हैं, माइनस cos थीटा। अवकलन करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, एक बार देख लो। देख लेना मोबाइल की स्क्रीन पर ज्यादा छोटा ना हो जाए, फिर इससे ज्यादा छोटा करें तो। नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, इतना आप क्या, मैंने बताया ना 3 लाइन आनी है पावर फैक्टर मीटर में। सेल्फ कंट्रोलिंग टॉर्क होता है नहीं होता वो तो मैं बता रहा हूँ जस्ट, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। नहीं सुनो, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, वो बता दिया मैंने कई बार, आप लोग फिर जिसने भी लिखा था कि सर ये आता कहाँ से है, तो फिर मैंने कहा लिख देता हूँ, मैं लिख दूंगा तो तसल्ली हो जाएगी बस। एग्जाम के लिए नहीं है स्टूडेंट्स, एग्जाम में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसको याद करो, नॉट रिक्वायर्ड। आगे मूव करें, सीधे याद रखो पावर फैक्टर मीटर में dm बाई डी थीटा कितना बनाना है, m नॉट साइन थीटा, दैट इज बेटर, राइट। ओके, अब देखो सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में पहली लाइन क्या समझ में आई, बिल्कुल गोविंद, भविष्य के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल। नहीं लिखना है तो मैं रुक जाता हूं, उसका कोई इशू नहीं है। वैसे आगे मूव करते हैं, ठीक है, फाइन, ओके। अब देखो ऑलरेडी आपको मैं डेरिवेशन स्टूडेंट जहां तक करा चुका हूं, वहां तक आपको कुछ लिखना नहीं है, सुनना है बस, राइट। एक्चुअली वो लास्ट में टाइम हो रहा था, आप लोग आधे नींद में थे। सॉरी, देखो एक और बात, सिंगल फेज, अभी तक क्या बात पता चली, सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में, जो सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर होता है, इसमें सबसे पहली बात क्या पता चली, आपको डीएम बाई डी थीटा क्या बनाना होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, एम नॉट साइन थीटा, कांस्टेंट नहीं होता स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होती है ये वैल्यू, एम नॉट साइन थीटा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कितनी मूविंग कॉइल हैं,
देयर आर, हाँ श्रवण, कितनी मूविंग कॉइल हैं, इशारा करो। श्रवण मौर्य, हाँ ठीक है। अच्छा बोले सर आपने ही दो दिखा दिया, हाँ ठीक है। देयर आर टू मूविंग कॉइल, करेक्ट। देयर आर टू मूविंग कॉइल। अच्छा पहली मूविंग कॉइल के साथ कनेक्ट क्या करते हो सीरीज में, रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस? मतलब रजिस्टर लगाएं इंडक्टर लगाएं? इतना भूल गए होगे, भूले कहाँ होगे, कॉपी में होगा। देयर आर टू मूविंग कॉइल, देयर आर टू मूविंग कॉइल। यहां पर दो मूविंग कॉइल है, और दो मूविंग कॉइल का मतलब ही क्या है, टू प्रेशर कॉइल, टू प्रेशर कॉइल। एंड both the coils are, both the coils are also called crossed coil, crossed coils। इन्हें क्रॉस कॉइल भी बोलते हैं। क्रॉस्ड कॉइल मतलब both are displaced, both are displaced 90 डिग्री टू ईच अदर। एक दूसरे से दोनों कितने डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर। बोथ आर डिस्प्लेस्ड एट 90 डिग्री। तो आपस में दोनों पोटेंशियल कॉइल कैसे हैं, 90 डिग्री पर है। एंड ओनली वन करंट कॉइल इज देयर, एंड ओनली वन fixed coil is there, and only one fixed coil is there। यस मुकेश, बिल्कुल सेम होता है, लेकिन वहां पर जब आप एंगल बनाओगे तो वो 120 डिग्री बनेगा दोनों कॉइल के बीच में। ठीक है, जब डेरिवेशन अभी मैं कराऊंगा तो डीएम बाई डी थीटा का एंगल लेना सिखाऊंगा, तब वहां 120 प्लस समथिंग बनेगा, यहाँ 90 प्लस समथिंग बनेगा। ठीक है, थ्री फेज में 120 डिग्री होता है दोनों कॉइल के बीच में फेज डिफरेंस, दोनों पीसी पर, हाँ रेफरेंस के साथ। एग्जाम में आता ही है ये क्वेश्चन। अब and only one fixed coil is there which is divided into two equal parts। fixed coil एक ही होती है, which is divided into two equal parts, right? जो कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, which is divided into two equal parts to provide uniform magnetic field, to provide uniform magnetic field। हो गया क्या यहां तक? यहां तक शायद लिख भी चुके थे आप लोग, अभी केवल इतना मैंने बोला है, सुन लीजिए एक बार, बस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। कभी भी बात की जाए सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर की, तो इसमें डीएम बाई डी थीटा का मान क्या डिजाइन करते हो आप, एम नॉट साइन थीटा। दूसरा, यहां पर दो कॉइल होती है मूविंग, देयर आर, यहां पर स्टूडेंट्स दो मूविंग कॉइल हैं, दो मूविंग कॉइल का मतलब दो प्रेशर कॉइल हैं। ठीक है, और दोनों कॉइल आपस में 90 डिग्री पर होती हैं। दोनों कॉइल को क्रॉस कॉइल भी कहा जाता है। दोनों आपस में कैसे होते हैं, 90 डिग्री फेज क्वाड्रेचर में होते हैं, राइट। और एक केवल फिक्स कॉइल है जो कि दो भागों में बटी हुई होती है। फिक्स कॉइल एक ही है जो दो पार्ट्स में है, जो प्रोवाइड करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर रीजन। अब इसके बाद मैंने कल एक लास्ट क्लास में एक डायग्राम बनाया था। डायग्राम बिल्कुल सिंपल था। डायग्राम में आपको मैंने जस्ट ये बोला था, अगर आप याद करो कि इस पर, यहां तक बात क्लियर है क्या, आगे बढ़े जी। बस दो मूविंग कॉइल एक फिक्स कॉइल, जबकि वाट मीटर में क्या होता था, एक मूविंग कॉइल और एक फिक्स कॉइल। फिक्स कॉइल वहां भी दो पार्ट्स में होती थी और बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बट यहां स्टूडेंट्स मूविंग कॉइल दो हो गई और दोनों एक दूसरे से 90 पर है।
इसीलिए सेल्फ कंट्रोलिंग टॉर्क आ जाता है इसमें। अब देखो, एक फिगर बनाता हूं। इस फिगर का मतलब ये था, आप लास्ट क्लास को रिकॉल करो, मैंने बताया था सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में जब हम बात करते हैं सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर की, एक मिनट, तो ये अपने पास, थोड़ा स्पेस रखेंगे आज, नहीं उस दिन पॉइंटर वाले में दिक्कत आ रही थी स्पेस बनाने में। देखो, ये वाला जो पोर्शन है अपने पास, इसके साथ मैं आपको दो कॉइल का अरेंजमेंट दिखा रहा हूं। एक अरेंजमेंट है कॉइल 1 का, जिसे कॉइल ए कहा गया था, और एक अरेंजमेंट है कॉइल 2 का। ठीक है, जो कॉइल 1 है इसको मैंने इस कलर से दिखा दिया। और जो कॉइल 2 है, इसको इस कलर से दिखा दिया। दो कॉइल हो गई स्टूडेंट्स। पहली वाली कॉइल का नाम है, पहली वाली कॉइल का नाम है MCA, मूविंग कॉइल ए। दूसरी वाली कॉइल का नाम है मूविंग कॉइल बी। ठीक है, MCB। फर्स्ट वाले पर, बस दुर्गेश, बस बस 5 मिनट का और टाइम दीजिए। फर्स्ट वाले पर करंट IA है, और सेकंड वाले पर करंट IB है। अब इसके बाद यहां सेकंड वाले पर और फर्स्ट वाले पर जाने से पहले इस वाले पर सॉरी, एक फिक्स कॉइल भी ली होगी येलो कलर से दिस इज फिक्स्ड कॉइल। फिक्स्ड कॉइल को दो पार्ट्स में दिखाया था स्टूडेंट्स। दिस इज फिक्स्ड कॉइल, fixed coil is divided into two equal half, FC/2, FC/2। ये भी FC/2 है, ये भी FC/2 है। इसके बाद आगे मैंने लोड लगाया था सिंगल फेज लोड था, लैगिंग लोड है ये। और यहां उसकी आउट वायर मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में सिंगल फेज AC सप्लाई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। से दिस इज सिंगल फेज AC सप्लाई। इसके अलावा FC की दो, सॉरी FC की जो एक्सिस है स्टूडेंट्स, वो लाइक दिस होगी। ये फिक्स्ड कॉइल की एक्सिस है, और मूविंग कॉइल ए की एक्सिस। इन दोनों के बीच का एंगल, या पहले मूविंग कॉइल की एक्सिस ही बना देता हूं। ये मूविंग कॉइल ए की एक्सिस है, मूविंग कॉइल ए एक्सिस। और ये वाली लाइन, दिस इज मूविंग कॉइल बी एक्सिस। और इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये एंगल 90 डिग्री है। इसके साथ यहां सेंटर रीजन से, इसी एक्सिस से
पॉइंटर को कनेक्ट किया गया है स्टूडेंट्स, ये पॉइंटर है और इसके ऊपर ये स्केल है, दिस इज स्केल। दिस इज स्केल, राइट। इस मीटर पर यहां ऊपर स्केल होगी। और अभी एक मिनट, सॉरी, एक बात मुझसे छूट गई। मूविंग कॉइल ए पर एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मैंने कल ऐड किया होगा लास्ट क्लास में, और मूविंग कॉइल बी पर एक हाई वैल्यू का इंडक्टेंस ऐड किया होगा एल। ठीक है, और तो कुछ, बस ठीक है। एक बार स्टूडेंट्स फिगर चेक कर लीजिएगा, लास्ट क्लास में आप बना चुके हैं। ठीक है, एक बार आप लोग फिगर चेक कर लो। हेलो, ठीक है। अच्छा, हाँ मैं अभी करता हूँ आपको ना। अच्छा अच्छा, अभी कर रहा हूँ, है ना? अभी आप जग रहे हो ना? ठीक है, मैं कर रहा हूँ क्लास, है ना? ठीक है, ओके ओके। हाँ देखो, यहां पर सॉरी स्टूडेंट्स, इस पार्ट को अभी आप देखेंगे तो यहां पर मूविंग कॉइल ए पर पॉइंटर इस एक्सिस पर कनेक्ट है, राइट। और इसके साथ जो रिफरेंस एंगल है वो थीटा है। तो अब इसके बाद अगर हम लोग इस अरेंजमेंट को टॉर्क के प्रोडक्शन पर समझें, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश क्या रहेगी। एक जो मूविंग कॉइल वन है, ध्यान देना सभी लोग, ये मूविंग कॉइल ए है, राइट। से दिस इज मूविंग कॉइल ए। अब जो मूविंग कॉइल ए है, हाँ, ये जो मूविंग कॉइल ए है और एक सेकंड मूविंग कॉइल जो बी है, मूविंग कॉइल ए और बी पर से दिस इज मूविंग कॉइल बी। एक मूविंग कॉइल ए है अपने पास और एक मूविंग कॉइल बी है। दिस इज मूविंग कॉइल ए एंड दिस इज मूविंग कॉइल बी, राइट। डिजाइनर को हम ये सजेशन देना चाहते हैं कि जो एक टॉर्क बने, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये है फिक्स्ड कॉइल की एक्सिस। देखो, ये जो फिक्स्ड कॉइल है इसकी एक्सिस यहां होगी, ये एफसी की एक्सिस है। तो आप एक जो टॉर्क बनाओगे, बहुत ध्यान से सुनना, आप जो एक टॉर्क बनाओगे वो फिक्स्ड कॉइल की एक्सिस और मूविंग कॉइल ए की एक्सिस के साथ बनाओगे। एक टॉर्क बनेगा मूविंग कॉइल ए और एफसी, एफसी पर लोड करंट होगी, राइट।
मूविंग कॉइल पर जो करंट होगी वो मूविंग कॉइल ए की करंट होगी। इन दोनों की वजह से एक जो टॉर्क आएगा, राइट, उस टॉर्क की नेचुरल टेंडेंसी बनाएंगे हम इस तरह से कि मूविंग कॉइल ए इस तरफ से मूवमेंट की कोशिश करे, राइट। टॉर्क बनाते समय हमारी कोशिश क्या होगी कि दोनों के नेट से जो टॉर्क बने वो इस डायरेक्शन में अगर मूवमेंट कर रहा है, ध्यान से सुनना, क्लॉकवाइज, तो मूविंग कॉइल बी पर जो टॉर्क बने, मूविंग कॉइल बी, मैं इसको ऐसे बताता हूं, ये मूविंग कॉइल बी और ये जो फिक्स्ड कॉइल है, इन दोनों की वजह से जो अगला टॉर्क बने वो काउंटर बनना चाहिए, मतलब वो लाइक दिस बनना चाहिए। हमारी कोशिश एज ए डिजाइनर ये है, अगर एक स्टूडेंट क्लॉक बन रहा है तो एक एंटी क्लॉक बने, ताकि दोनों इसको कहीं रोके, राइट। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तब तो ये घूमता ही चला जाएगा। हम क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, एडिशनल स्प्रिंग कंट्रोल ना चाहें, राइट। तो अगर डिजाइनर को सजेशन देना चाहें हम, तो मूविंग कॉइल ए पर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट है तो कॉइल बी पर एंटी क्लॉक, राइट। बात समझ पा रहे हैं क्या? एक क्लॉक तो एक एंटी क्लॉक। देखो ये स्पेंडल है, इसी स्पेंडल पर दोनों कॉइल लगी हैं, एक कॉइल दिस लगी होगी और ये कॉइल रेक्टेंगल कॉइल होगी, आयताकार जैसे पीएमएमसी में था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? करंट कॉइल से फील्ड जनरेट करोगे, करंट कॉइल से यहां फील्ड जनरेट करोगे, राइट। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला NBIA, फील्ड आ गई। अब मूविंग कॉइल की करंट को देखोगे, मूविंग कॉइल की करंट पर फोर कंडक्टर थ्योरी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसके बेस पर टॉर्क जो बनाओगे वो कैसा बनाओगे, क्लॉकवाइज। तो जो दूसरी इसी स्पेंडल पर एक 90 डिग्री पर दूसरी कॉइल लगी है, उस पर टॉर्क अगर एक क्लॉक है तो दूसरे पर एंटी क्लॉक, ताकि स्टूडेंट जो स्पेंडल है, ऐसे है ये स्पेंडल, देखो इधर स्पेंडल ऐसी है स्टूडेंट्स, लाइक दिस, ऐसे मत देखो, ऐसे देखो। अब एक इसको क्लॉक घुमा रही है और एक एंटी क्लॉक घुमा रही है, तो स्टूडेंट्स घूमते समय एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक, तो जो क्लॉक वाला पोर्शन और जब एंटी क्लॉक दोनों बराबर हो जाएंगे वहां ये रुक जाएगा। एक क्लॉक की तरफ घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉक की तरफ घुमा रहा है। जिस समय बोथ हैविंग इक्विलिब्रियम, बोथ हैविंग स्टेडी स्टेट, तब एक इस तरफ से घुमा रहा है, एक इस तरफ से घुमा रहा है। तो इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो जाएंगे वहां पॉइंटर रुकेगा, पहले पॉइंटर नहीं रुकेगा स्टूडेंट्स। पॉइंटर कब, ये स्पेंडल कब रुकेगी, जब स्टडी स्टेट में दोनों टॉर्क आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाए। और स्पेंडल के साथ क्या अटैच होगा, देखो मेरे हैंड को, स्पेंडल के साथ आगे अटैच होगा पॉइंटर, स्पेंडल घूमेगी तो पॉइंटर भी घूमेगा। एक्सेप्टेड? मेरी बात समझ पा रहे हैं डिजाइनर के माइंड में क्या थॉट लाना है, राइट। क्लियर है सभी को? सभी को ये बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ये हमारे माइंड में चल रहा है स्टूडेंट्स कि हम दोनों टॉर्क को किसी तरह इक्वल कर दें। तो डिजाइनर, हाँ यहां दिखाते क्यों नहीं है डायरेक्शन, इसका मतलब समझो। अब थॉट तो दोनों हो सकते हैं स्टूडेंट्स, एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉक, या उल्टा सोचो, पहला एंटी क्लॉक मान लो पहले को ऐसे घुमा रहे होते और दूसरे को क्लॉक घुमा रहे होते, राइट। एक अगर एंटी क्लॉक तो फिर ये वाला क्लॉक, तो इसका मतलब दोनों वर्जन हो सकते हैं, एक क्लॉक तो एक एंटी क्लॉक। इट शुड बी क्लियर टू यू, दोनों क्लॉक नहीं हो सकते, दोनों एंटी क्लॉक नहीं हो सकते। टोटल चार ही कंडीशन बनेंगी स्टूडेंट्स, या तो दोनों क्लॉक, या तो दोनों एंटी क्लॉक, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, एक एंटी क्लॉक एक क्लॉक। दो ही रास्ते ही है हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, राइट। ठीक है। अब हम इस तरह से टॉर्क को बराबर करना चाहते हैं और स्टडी स्टेट पे रुक जाए। ये बात सबके माइंड में इमेजिन हो रही है क्या स्टूडेंट्स, या रेक्टेंगुलर कॉइल लेकर बताऊं? इतना समझ पा रहे हैं? अरे मैंने कॉइल दिखा दिया है ऐसा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में, रेक्टेंगुलर कॉइल है दोनों जगह। चलो, अब तो आप यहां पर
टॉर्क निकालना चाहते हैं। अच्छा, टॉर्क का बेसिक फार्मूला क्या था अपने पास? IFC इंटू IMC, फिक्स्ड कॉइल इंटू मूविंग कॉइल, इंटू DM बाई डी थीटा, इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन IFC एंड IMC, राइट? ये टॉर्क का फार्मूला था। अब टॉर्क किस किस के बीच में निकालना चाहते हो? मान लो मैं निकालना चाहता हूं टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू करंट इन फिक्स्ड कॉइल एंड करंट इन मूविंग कॉइल ए, मूविंग कॉइल ए, राइट? इस पर लिखना चाहते हैं। इसका मतलब जो पहला टॉर्क है उसको हमने नाम दे दिया कुछ, मान लो मूविंग कॉइल ए के लिए टॉर्क ऑन मूविंग कॉइल ए पर जो बनेगा, ए क्यों लिखा है? ए इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स क्योंकि ए मूविंग कॉइल ए ही घूमने की कोशिश करेगी ना, फिक्स कॉइल तो केवल और केवल फील्ड के लिए है। यस, लोड करंट की वजह से फिक्स्ड कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हाँ, एमसी, बिल्कुल बिल्कुल एमसीए की बात हो रही है। मूविंग कॉइल ए, शॉर्ट फॉर्म में एमसी के बाद सफिक्स में ए लिख रहे हैं, मूविंग कॉइल ए। फाइन, ओके। अब इसका मतलब फार्मूले पर IFC का मतलब लोड करंट आई मान लेते हैं। देखते जाओ स्टूडेंट्स, IFC का मतलब लोड करंट आई, IMC का मतलब मूविंग कॉइल पर करंट ए मान लेता हूं, IA इंटू DM बाई डी थीटा इंटू कोसाइन ऑफ आई एंड IFC का मतलब क्या है? आई, IMC का मतलब IA, राइट? तो अब इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने शायद आप लोगों को लिखवाया भी होगा करंट, सबसे पहले मैंने करंट लिखवाया होगा या फेजर बनवाया होगा दो। एक मैंने बोला होगा लास्ट क्लास में, इसको पहले लिख ही लेते, बाय मिस्टेक में भूल गया लिखना। मैंने शायद आपसे ऐसा बोला होगा, करंट थ्रू पोटेंशियल कॉइल ए या मूविंग कॉइल ए, करंट थ्रू मूविंग कॉइल ए। इसीलिए स्टूडेंट जब टॉपिक चलता है उसी समय कंप्लीट कर लेना बेटर रहता है, वो अननेसेसरी टाइम खराब हो जाता है। अगर ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में फिनिश कर लिया होता तो ज्यादा बेटर रहता। अब देखो मूविंग कॉइल ए की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट है मूविंग कॉइल, राइट? मूविंग कॉइल ए पर ये जो करंट बनेगी स्टूडेंट्स, यहां सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज वी है, बाकी सब जगह ड्रॉप निगलेक्ट कर देंगे तो लोड पर भी वोल्टेज क्या आएगा? वी, राइट? तो अगर आपसे बोला जाए मूविंग कॉइल ए पर करंट, तो करंट का मतलब वोल्टेज डिवाइड बाई इस पूरी ब्रांच का प्रतिबाधा, और इस यहां तक की प्रतिबाधा ZA है, यहां का रेजिस्टेंस R है। तो शायद आपको याद होगा, पहले लिखवा चुका हूं, IA बराबर वोल्टेज डिवाइड बाई मूविंग कॉइल की प्रतिबाधा प्लस R। हाँ, एजम्पशन बताओ, क्या एजम्पशन लिया था? R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ZA, ZA कैन बी निग्लेक्टेड, ZA कैन बी निग्लेक्टेड। अगर ZA को निग्लेक्टेड कर दिया, ZA कैन बी निग्लेक्टेड, so IA should be equal to V by R। तो ये लमसम बराबर होता है, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेशन है। अगर मैं आपसे फेजर की बात करूं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा, V फिक्स है, V के रिस्पेक्ट में लोड करंट लैगिंग मान चुके हैं, पावर फैक्टर का नेचर क्या माना था? लैगिंग। तो इसका मतलब ये I कुछ एंगल से लैग कर रही है, दैट इज फाई।
और अगर आई ए की बात करूं तो क्या आई ए शुड बी इन सेम फेज, शुड बी इन सेम फेज रेजिस्टेंस के साथ है। तो आर का मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज होना, तो ये आई ए आ गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए आई ए और आई के बीच का एंगल, तो कितना बताएंगे आप? आई ए और आई के बीच का एंगल यहां बताना है आपको, कॉस एंगल बिटवीन आई एंड आई ए। कितना है एंगल? आई और आई ए के बीच का एंगल कितना आया फेजर में? दैट इज 5 ओनली, राइट? ठीक है। अब एक बात और सोचो, अपने को कॉस के साथ ये तो रिलेशन पता चल गया, यहां अपन डीएम बाई डी थीटा को क्या बनाना चाहते थे? एम नॉट साइन थीटा। क्या बनाना चाहते थे? एम नॉट साइन थीटा। हाँ, बोर्ड पर देखना आप सब मैं क्या बोल रहा हूं। टॉर्क की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं, कैन आई राइट स्टूडेंट्स? अप टू दिस कोई इशू नहीं होना चाहिए। राइट? ठीक है। फाइन। अब देखिए, हाँ यहां तक आप लोग शायद लास्ट क्लास में यहीं तक हुआ था, राइट? यहीं से स्टार्ट करना था टॉर्क से। चलिए, अब जहां तक आप लोगों ने लिख लिया आप लोग समझ लेना, मैं फिर वापस नहीं जा रहा। टॉर्क ऑन मूविंग कॉइल ए। देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में मूविंग कॉइल ए पर टॉर्क लगता है, लेकिन जो टॉर्क का फार्मूला बनता है वो मूविंग कॉइल पर करंट और जो फिक्स कॉइल है जिससे फील्ड जनरेट हो रही है उसकी करंट, दोनों के बीच के एंगल से बन रहा है, राइट? तो सबसे पहले लोड करंट को लिखा हमने, तो लोड करंट क्या है अपने पास? आई। मूविंग कॉइल की करंट क्या है? आई ए। डीएम बाई डी थीटा को डिजाइनर क्या मान चुका है? एम नॉट साइन थीटा, राइट? हाँ, एक बात ध्यान रखना, खास ध्यान रखना, इस समय फिक्स्ड कॉइल, ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा कौन सा थीटा है इस फॉर्मूले में? फिक्स्ड कॉइल की एक्सिस से जो मूविंग कॉइल की एक्सिस पर पॉइंटर लगा हुआ है उसके बीच का एंगल है ये, कितना? थीटा। तो एम नॉट साइन थीटा है ये। बात क्लियर है? ये डिजाइनर ने पहले स्पेसिफाई कर लिया होगा। एक्सेप्टेड? एम नॉट साइन थीटा का मतलब क्लियर है सबको? फाइन। एक वॉइस रिकॉर्डर भी होना चाहिए स्टूडेंट्स, नहीं आप लोग क्या आपस में चल रहा है मुझे भी पता चलना चाहिए, नहीं? आप लोग खुश रहते हो अपने आप, है ना, बिना किसी बात के। चलो, आई इंटू आई ए। रूम पर कोई ना भी हो स्टूडेंट तब भी आप लोग खुश रहते हो? अकेले? साथ में कोई दोस्त हो, है ना, कोई साथ वाला कुछ बात कर रहा हो तो समझ में आता है, बिना बात के अकेले बैठे हंस रहे हो। चलो ठीक है, सॉरी, एम नॉट साइन थीटा इंटू, नाउ लुक, कॉस के साथ एंगल किसके किसके बीच का देख रहे हैं? आई और आई ए। तो आई और आई ए के बीच की जब बात होगी तो ये था आई और ये था आई ए, राइट? तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पर? कोसाइन ऑफ फाई। अब आप चेक करना, लोड करंट तो आपने चाहिए, बट आई ए का मान क्या है? वी बाई आर है, इंटू एम नॉट साइन थीटा इंटू कॉस फाई। ठीक है, लिख सकते हैं सर? देखो, मूविंग कॉइल की करंट से हमें वोल्टेज
बनाना है। तो हमारी कोशिश क्या थी यहाँ पर, आई ए का मान वी बाई आर बनाना, वही बनाया आपने। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब इस पर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो कैन वी राइट लाइक दिस, वी आई साइन थीटा इंटू कॉस फाई। एक्स्ट्रा क्या क्या बच रहा है, एक आर बच रहा है, एक एम नॉट है, इसको पहले ही लिख लो, तो एम नॉट बाई आर, ये दोनों टर्म एक्स्ट्रा है। इसको मैं मान लेता हूं समझाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट। बस अब अगला स्टेप तुरंत है। कंप्लीटेड, ओके। क्या वो लिख रहे हो, लिखो लिखो लिखो। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है सबको? ठीक है, स्टार्ट करें। कंप्लीट, फाइन। देखो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन मूविंग कॉइल बी ड्यू टू करंट इन फिक्स्ड कॉइल एंड करंट इन मूविंग कॉइल। तो टीबी का मान क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, आई एफ सी इंटू आई एम सी इंटू कोसाइन ऑफ, नहीं सॉरी, इंटू डीएम बाई डी थीटा इंटू कोसाइन ऑफ आई एफ सी एंड आई एम सी। जी बताइए, फिक्स्ड कॉइल कौन सी है इस बार, वही है, तो लोड करंट आई हो जाएगा इसमें। मूविंग कॉइल कौन सी ले रहा हो, बी की, तो आई एम सी बी का मतलब आई बी करंट इंटू डीएम बाई डी थीटा इंटू कोसाइन ऑफ इनके बीच का एंगल। ठीक है, ओके फाइन। देखिए, अब अगर मैं मूविंग कॉइल बी की करंट की बात करूं, तो मूविंग कॉइल बी की करंट का मतलब है वोल्टेज अपॉन, प्लीज चेक, ये मूविंग कॉइल बी है स्टूडेंट्स, दिस वन एज मूविंग कॉइल बी। ये पूरी मूविंग कॉइल है, इसका अपनी प्रतिबाधा होगी, प्लस यहाँ इंडक्टेंस होगा, इंडक्टेंस में कुछ रिएक्टिव पार्ट जुड़ेगा, एल को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते तो जे एक्सएल बनाएंगे, राइट, इसको क्या बनाएंगे, जे एक्सएल। तो नेक्स्ट, V अपॉन जेड बी प्लस जे एक्सएल। और मैंने आपको बताया होगा कि हम यहाँ जे एक्सएल को वेरी वेरी हाई बना रहे हैं कंपेयर टू जेड बी, तो अल्टीमेटली आई बी बराबर जेड बी कैन बी निग्लेक्टेड। अगर जेड बी को निग्लेक्ट कर रहे हैं तो V डिवाइडेड बाई जे एक्सएल आ जाएगा, जे केवल नेचर बताता है, तो इसका मॉड कितना बनेगा, मॉड आई बी बराबर V अपॉन एक्सएल। एक्सएल को कहते क्या है, ओमेगा एल, राइट, एक्सएल इज नथिंग बट ओमेगा एल, फाइन, एक्सएल को ही ओमेगा एल कहते हैं। हाँ, जे स्टूडेंट्स नेचर बता रहा है, जे फेजर के लिए यूज होगा, ठीक है, जे इज ओनली डिस्क्राइबिंग द नेचर।
इसमें बहुत रिसर्च की आवश्यकता है नहीं स्टूडेंट्स। टॉपिक एग्जाम में उतना ज्यादा आता हो तो तुम उससे 3-4 दिन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेरी पीएचडी से आपका कोई फायदा नहीं होगा। हम्म। नहीं, मैं इसको पढ़ाता भी नहीं, वो मेगर पढ़ाना है, इस वजह से इसको पढ़ा रहा हूँ। राइट, वहां पर ये क्रॉस कॉइल स्ट्रक्चर यूज होगा, इस वजह से बता रहा हूँ। इसको मैं वन लाइनर ही पढ़ाता, आपको 3 से 4 लाइन ही बताता। बट एक कम से कम देख लो तो चलो, आगे फ्रीक्वेंसी मीटर और पावर फैक्टर मीटर में कंपैरिजन आपके पास दिमाग में रहेगा। लास्ट में मैं, क्योंकि तो सबसे लास्ट में कुछ ऐसे मीटर्स होंगे जिनको मैं वन लाइनर स्टेटमेंट्स में खत्म करूंगा, तो वो सारे मीटर्स पर एक थ्योरी आपके दिमाग पे कम से कम रहेगी, आर और एल वाली, क्यों आर यूज करते हैं, क्यों एल यूज करते हैं मूविंग कॉइल ए और बी के साथ। ठीक है, बिल्कुल नीचे कर दिया। ठीक है, हो गया शशकांत। जीपी और अय्या। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फाइन। सी स्टूडेंट्स, यहां पर, हाँ ध्यान देना, इस समय अगर हम लोग अब इसको देखें, ये वी है, राइट। इस वी के साथ, वोल्टेज के साथ करंट की अगर हम बात करें, तो करंट की वैल्यू, लोड करंट, लैगिंग पावर फैक्टर मानते हैं हर जगह। अब बताओ, अगर आपसे पूछा जाए आईबी करंट, आईबी सेम फेज में होगी क्या वी के? नेचर बताओ स्टूडेंट, जे है, प्लस जे का मतलब डिवाइड है, तो इंडक्टर पर जो करंट होगी वो लैग कर जाएगी, 90 डिग्री से लैग कर जाएगी, इस वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग कर जाएगी। तो आईबी करंट कहाँ आएगी? आईबी करंट सप्लाई से वी से लैग कर रही होगी कितना? 90 डिग्री। तो अब आप मुझे बताओ, आपकी जरूरत है आईबी, आईबी इज लैगिंग बाई वी, सॉरी लैगिंग विद वी बाई 90 डिग्री। ठीक है, इसमें टोटल 5 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो बनाने ही बनाने हैं अब आपको। बिल्कुल। तो आई और आईबी के बीच का एंगल क्या बना? आई एंड आईबी के बीच का एंगल, आई और आईबी के बीच की बात करें तो आई और आईबी के बीच का एंगल कितना हो गया स्टूडेंट्स? दिस वन, पूरा 90 था, सो दिस शुड बी 90 - 5, दिस शुड बी 90 - 5। ठीक है, ये 90 - 5 हो गया। स्टूडेंट्स, इस जगह बेटर होगा कि अब मैं 90 - 5 लिख दूं सीधे, आईएफसी और आईएमसी के बीच का एंगल। आईएफसी क्या था? आई, आईएमसी क्या था? आईबी। तो आई और आईबी के बीच का एंगल है। एक्सेप्टेड? सोनू क्लियर है यहां तक? राइट, फाइन। अब सभी स्टूडेंट्स बोर्ड देखेंगे तो इसके तुरंत बाद, आई होप सो यहां तक बात क्लियर है सबको। चलो, यहां देखो, मेन फिगर में आओ स्टूडेंट्स। अब बताओ, ये वाली जो एक्सिस है, ध्यान देना सभी लोग, ये जो एक्सिस है, ये मूविंग कॉइल बी की एक्सिस है, राइट।
ये मूविंग कॉइल बी की एक्सिस है, इसका फिक्स्ड कॉइल के साथ कंप्लीट एंगल कितना है? ये मूविंग कॉइल बी की एक्सिस है, इसका फिक्स्ड कॉइल के साथ कितना कंप्लीट एंगल है? यहां तक का एंगल 90 था और ये थीटा है, तो यहां तक का एंगल पूरा कितना हो जाएगा? फिर से सुनो, ये मूविंग कॉइल एक्सिस है। पूरी क्लास में 2 लोग रिप्लाई कर पाए उसमें। अभी भी टोटल 10 रिप्लाई है केवल। अरे कोई भी सिंबल लिख दो 90 प्लस। मनीष लेकिन ऐसा मत लिखो 135। आपको ये भी पता चल गया 45 है वो। देखो परफेक्ट उन्होंने सोचा कि सर ये लग रहा है कुछ 45 जैसा और ये 90 है, तो 135 ही बना दें। सॉरी, ठीक था आंसर सभी का। स्टूडेंट बिना बोले कि आप लोग आंसर नहीं दोगे, कसम खाकर आते हो कि जब तक सर कुछ ना कहे, है ना। मुझे लगता है बाकी सब्जेक्ट सब ठीक हैं ना, हर फैकल्टी आप लोगों से पूछती है और आप लोग रिप्लाई कर देते हो। मैंने एक बार गलती से कहा था मैं आप लोगों की मन की बात जान लेता हूँ, आपने कहा सर समझ जाओ, है ना, हम क्या भूलने वाले हैं, गलती सुधारी जाए। सॉरी। अब देखिए, नाउ सी स्टूडेंट्स, ये बात पता नहीं चलती, मैं बता रहा हूं आपको। डेरिवेशन करते समय जो एक कॉमन मिस्टेक होती है, ध्यान से देखो। स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं ये थीटा ही एम नॉट साइन थीटा है हमेशा, जबकि डिजाइनिंग एस्पेक्ट में अब जब एम नॉट साइन थीटा लोगे तो इस समय थीटा कौन सा लोगे? मूविंग कॉइल बी के साथ वाला, राइट। और मूविंग कॉइल बी और फिक्स्ड कॉइल के बीच का एंगल अब कितना होगा? 90 प्लस थीटा। दैट इज द मेन कंसेप्ट। सो दैट्स वाई यू शुड कीप इन माइंड dm बाई डी थीटा का मान इस समय m नॉट साइन थीटा की जगह साइन 90 प्लस थीटा होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो आप जब, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, टीबी का मान लिखोगे तो अपने पास आया था i इंटू आई बी इंटू डीएम बाई डी थीटा इंटू कॉस एंगल बिटवीन आई एंड आई बी, यही लिखना था अपने। तो इस बार डीएम बाई डी थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स? एम नॉट साइन थीटा की जगह इस बार साइन 90 प्लस थीटा होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। साइन थीटा की जगह मूविंग कॉइल बी के साथ एक्सिस पर एंगल लोगे, दैट इज 90 प्लस थीटा। और कोई साई के साथ एंगल को अभी रिलेट नहीं कर देगा, वो डिजाइन स्पेसिफिकेशन बन चुका। तो यहां साइन 90 प्लस थीटा होगा। फाइन। अब टीबी का मान कितना आ जाएगा? लोड करंट तो एज इट इज। आईबी का मान क्या लिखे स्टूडेंट्स? आईबी का मान क्या हम लिख सकते हैं? अब देखो, मैग्नीट्यूड वाइज वी बाई ओमेगा एल, तो इसका मत आईबी यही आया था ना, वी बाई एक्सएल। फाइन। वी आईबी का मान वी अपॉन एक्सएल आया था। अरे केवल फेसियल एक्सप्रेशन देते रहो, लिखने की जरूरत नहीं है हर बात। हाँ ठीक है। सो वी बाई एक्सएल इंटू एम नॉट साइन 90 प्लस थीटा। कहां से लिखा, समझ में आ गई बात? टीएम बाई डी थीटा को इंटू, नहीं एक डेरिवेशन फिर करना पड़ेगा, साई जो लिया था उसके साथ साई वन बनाकर, तब ये आता है। ठीक है, फिर से रिलेट करना पड़ता है। वो मैंने आपको जो साइन 90 साइन थीटा तक बताया, उसके बाद डायरेक्ट समझाया कि वो एंगल हम ले रहे हैं कहां से? फिक्स कॉइल एक्सिस से। तो मूविंग कॉइल ए पर कितना था? थीटा। और मूविंग कॉइल बी पर कितना हो गया? 90, और ये थीटा 90 प्लस थीटा इंटू कॉस, इनके बीच का एंगल कितना आया स्टूडेंट्स? 90 माइनस 5।
आई बी और आई के बीच का, तो कॉस 90 माइनस 5। चलो अब थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कॉस 90 माइनस थीटा, इसीलिए पूछा था साइन 5। अरे मत लिखो मत लिखो मत लिखो, बस ठीक है, रुलाओगे आज आप लोग। एम नॉट बाई एक्सएल, राइट, दिस शुड बी एम नॉट and this should be xl. These two terms should be constant, like m naught by xl into v into I. Sin 90 plus theta and cos 90 minus 5 दोनों को लिख सकते हैं, राइट, लिखिए दोनों को। और दोनों टॉक्स इक्वल होने चाहिए। ये एंगल फ्रॉम मेन फिगर से लिखते हैं, फ्रॉम मेन फिगर। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस 5 साइन 5, राइट जी। ठीक है, सो कैन वी मेक दिस एज इक्वेशन सेकंड। अब स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में ये लिख लिया क्या आप लोगों ने सभी ने? प्लीज स्टूडेंट्स थोड़ा फास्ट लिखिए इसको। इस वाले फिगर को जरा देखना। यस, दिस वन। यहां मैं क्या बोल रहा था, अच्छा टॉर्क लगता है फिक्स कॉइल की करंट और मूविंग कॉइल की करंट की वजह से, बट घूमती फिक्स कॉइल है या मूविंग कॉइल है? मूविंग कॉइल, एक्सेप्टेड। इसका मतलब मूवमेंट जो हम देखेंगे वो किसमें देख रहे होंगे? मूविंग कॉइल ए पर, और यहां मूविंग कॉइल बी पर। अगर डिजाइनर को हम ये सजेशन दें, जो हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर क्वाइल स्ट्रक्चर है, इस पर करंट ऐसे पास कराया जाए कि एक पर लेफ्ट हैंड से क्लॉक बने, राइट। अगर एक से क्लॉक बना तो दूसरे से क्या बनना चाहिए? एंटी क्लॉक। एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक, तो स्टूडेंट ऐसा मत सोच लेना कि दोनों एकदम एग्जैक्ट इक्वल बन गए, नहीं। एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक जो बना, तो क्लॉक और एंटी क्लॉक अभी स्टार्टिंग में बराबर नहीं होंगे, अभी इन दोनों की वजह से मूवमेंट आएगी स्पेंडल पर, और जिस वैल्यू पर दोनों बराबर हो गए वहां रुक जाएगा, राइट। तो रीडिंग कब आएगी? जब ये रुक जाएगा, एक्सेप्टेड। तो एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक, बात क्लियर है सबको? तो फॉर इसीलिए स्टूडेंट जब मैं पीएमएमसी आपको पढ़ाता हूं तो मैंने बोला होगा, एक बार फोर कंडक्टर थ्योरी लेकर हर इंस्ट्रूमेंट पर सेम यूज करते हैं, चाहे वो वाट मीटर हो, चाहे वो पीएमएमसी हो, चाहे आगे अभी फ्लक्स मीटर पढ़ेंगे, जितने वर्जन पढ़ेंगे सब पर सेम है। एनर्जी मीटर थोड़ा डिफर होता है, उसमें मैंने आपसे कहा था नंबर ऑफ टॉर्क्स आर देयर, राइट, नंबर ऑफ इंड्यूस्ड एडी करंट्स आर देयर, तो इसलिए वहां थोड़ा रुकना पड़ता है। बाकी सब में सेम फोर कंडक्टर थ्योरी लगती है जो हम मोटर में यूज कर रहे थे, राइट। अब यहां मैं वर्ड लिख रहा हूं, बोथ द टॉर्क्स should be in should be in opposite direction, should be in opposite direction, and when
both the torques are equal, when both the torques are equal, when both the torques are equal at steady state, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, स्टडी स्टेट पर रुक जाएंगे, both the torques are equal at steady state. स्टूडेंट्स ये मैं थोड़ा मिस्टेक लिख गया हूँ, ये टीबी है नॉट आईबी, दिस इज टीबी. तब टीए और टीबी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए. एक अगर क्लॉकवाइज में लगाया है तो दूसरा एंटी क्लॉक, एक क्लॉक तो एक एंटी क्लॉक, दोनों को इक्वल करो जरा. हाँ टीबी होगा स्टूडेंट्स, टीबी. हाँ टीबी होगा स्टूडेंट्स, वो बाई मिस्टेक में जल्दबाजी में लिख गया हूँ, ऊपर टीबी लिखा है ना, टीबी होगा. टॉर्क ऑन बी. अब देखो दोनों को इक्वल करो. पहले वाले पर टीए का मान समीकरण 1 से देखो जरा कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एम नॉट वी आई, सॉरी एम नॉट बाई आर वी आई, और कितना आया था कॉस फाई साइन थीटा, चेक करना एक बार, कॉस फाई साइन थीटा बराबर एम नॉट वी आई अपॉन, एम नॉट वी आई अपॉन ओमेगा एल इंटू, इस बार क्या आया है साइन फाई कॉस थीटा. चेक कर लो एक बार, ठीक लिखा है मैंने. एक बहुत क्रूशियल पॉइंट बनने वाला है इसमें, इसको लिखो बस, जो फ्रीक्वेंसी मीटर में भी यूज होता है. हो गया कंप्लीट, फाइन. अरे उल्टा लिख दिया है स्टूडेंट्स, पहले साइन सॉरी कॉस फाई लिख दिया, बाद में साइन थीटा लिख दिया, एक ही बात है. वो टीबी में बाय मिस्टेक लिख गया था, आप लोगों ने सोचा हर जगह प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई. ठीक लिखा है वो, कोई इशू नहीं है, सही लिखा है. हाँ ठीक है. अब दोनों बराबर के टाइम पर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, दोनों कब, मुकेश नेट टॉर्क जीरो का मतलब टीए माइनस टीबी बराबर जीरो ही तो होगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं. ठीक है. हमने डायरेक्ट दोनों को इक्विलिब्रियम पर इक्वल लिख लिया ना, अगर एक डायरेक्शन के लिए लिखते तब टीए माइनस टीबी होता. ठीक है चलो, और कुछ. सोनू नहीं 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 नहीं, अच्छा 1/r, हाँ ठीक है कॉट फाइव. अरे अरे अरे, आप लोग रिलेशन निकालने लगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको रुको रुको, वेट करो. मैं भूल गया था आप लोग डिजाइनर हो स्टूडेंट्स, राइट. सी एम नॉट वी आई, एम नॉट वी आई कैंसिल, दैट इज परफेक्ट. बट हाँ ट्राई अच्छा था. यहां पहला सजेशन, फर्स्ट सजेशन है, कभी भी इंस्ट्रूमेंट की डिजाइनिंग होगी तो आर और ओमेगा एल आपस में बराबर होने चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा जाता है. अगर एक पावर फैक्टर मीटर 50 हर्ट्ज के लिए बना है और इसको 60 हर्ट्ज पर ऑपरेट कर दें तो कोई दिक्कत है, फ्रीक्वेंसी एरर आएगी. क्यों आएगी देखो, आप जब इन दोनों को बराबर ले रहे हो, ध्यान से सुनना, तभी तो ये दोनों कटेंगे. नॉर्मल वे में कट हो सकते हैं क्या, बोलो. आर एल के बराबर नहीं है स्टूडेंट्स, मैं फिर से कह रहा हूं, आर बराबर ले रहे हैं किसके, ओमेगा एल, और ओमेगा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट वैल्यू है 2πf, राइट. एनर्जी मीटर भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनलिटी. पूरे ट्रांसफार्मर में एवरीवेयर जब भी हम ईएमएफ इक्वेशन की बात करते हैं 4.44 n फाई
एम वाली जो बात करते हैं, क्या उसमें एक ओमेगा बाहर नहीं आ रहा बार बार? बोलो। बेसिक फ्लक्स इक्वेशन पर फाई एम साइन ओमेगा टी का जब अवकलन करते हो तो क्या एक ओमेगा बाहर नहीं आ रहा? तो एवरीवेयर वहां ओमेगा आउटसाइड चलता है। ऐसे यहां अगर ओमेगा एल और आर को बराबर कर दें तो क्या ये दोनों कट जाएंगे? राइट। तो डिजाइनर को ये सजेशन देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, लास्ट में ये नोट लिखवाऊंगा मैं, आर का मान किसके बराबर रखना होगा? ओमेगा इंटू एल। राइट, देन ओनली। परफेक्ट परफेक्ट, करेक्ट। देविंदर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। इसी को कहा जाता है आर बराबर एक्सएल। आर का मान इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो बताइए कॉस फाई में डिवाइड करते हैं, सॉरी साइन फाई में कॉस फाई का और साइन थीटा में कॉस थीटा का, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर साइन फाई अपॉन कॉस फाई। क्या टेन थीटा बराबर टेन फाई? तो बताओ थीटा बराबर फाई आया कुछ? अरे कॉट थीटा कॉट फाई लिख लेना आप लोग, वो जैसे भी लिखना चाहो, अल्टीमेटली कटना चाहिए। थीटा बराबर फाई से मतलब है अपने को। पूछा जाता है पावर फैक्टर मीटर में दोनों कॉइल पर टॉर्क कैसा बनाना चाहिए? ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। राइट, पावर फैक्टर में दोनों कॉइल पर टॉर्क कैसा बनाना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन, एक क्लॉक तो दूसरा एंटी क्लॉक। एक बात और, जब हम लोग लीडिंग पावर फैक्टर का अगर केस लेते हो तो थीटा बराबर माइनस फाइव बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसलिए जब कभी हमारे पास जीरो सेंट्रिक पॉइंटर होता है तो वहां से पता चल जाता है, जब निगेटिव में चलता है तो हम बता देते हैं लीडिंग का केस है, और जब पॉजिटिव में चलता है तो हम बता देते हैं लैगिंग का केस है। राइट, एक ही मीटर पर दोनों बातें भी पता चल जाती हैं, लेकिन मैं अभी जनरल मीटर की बात कर रहा हूँ, लैगिंग। प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं आप, कौन सा हाउस होल्ड पर सिस्टम है? लैगिंग। जल्दी बोलो स्टूडेंट्स, कंप्लीट है? करें स्टार्ट। ठीक है, तो अब जब थीटा बराबर फाइव आ गया, राइट, तो आप सोचना है स्टूडेंट्स, इस इंस्ट्रूमेंट में ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या अब आपको ऐसा लग नहीं रहा जितना पॉइंटर घूमेगा, ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर जितना घूमेगा, राइट, वो थीटा और फाई आपस में बराबर होंगे। राइट, तो इसका मतलब थीटा बराबर फाई से जितना आपके पास यहां रोटेशन आएगा, रोटेशन आएगा, रोटेशन आएगा स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली जो पॉइंटर घूम रहा है, पॉइंटर जो घूम रहा है, जो स्पिंडल से बंधा हुआ है, सेंटर पॉइंट से बंधा हुआ है, जहां से फिक्स्ड कॉइल की एक्सिस दोनों मूविंग कॉइल की एक्सिस क्रॉस कर रही हैं, राइट, वहां से पॉइंटर उतना ही चलेगा जितने के मूवमेंट की जरूरत होगी। राइट, उतना ही ये मूवमेंट करता जाएगा। तो क्या थीटा और फाई बिल्कुल सेम रिलेशन पर चलेंगे? बोलो। फाई के रिस्पेक्ट में ही तो थीटा पर मूवमेंट आएगी। और डिजाइनर डिजाइनर स्टार्टिंग में थीटा को किससे रिलेट करा चुका है? देखो इधर, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के से। किससे रिलेट करा चुका है? के से। और याद करो, के को रिलेट कराया है कॉस साई से। मतलब अल्टीमेटली आप पावर फैक्टर रिलेशनशिप पर हैं। कॉस फाई का मान, कॉस फाई का मान 0 से 1 के बीच। तो अल्टीमेटली जो स्केल का सिलेक्शन हो रहा है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप स्केल जब बनाते हैं तो देखते हैं कि एम का मान कितना बन रहा है। एम नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना, के अंडर रूट एल वन एल टू। तो कितना कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में कितना घूमेगा, कितना कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में कितना घूमेगा, ये डिजाइनिंग एस्पेक्ट सेट करते हो। राइट, अब इसके बाद चलो, ये तो बन गया इंस्ट्रूमेंट। अब इस इंस्ट्रूमेंट पर थीटा बराबर फाइव के बाद पहला क्वेश्चन आता है। हाँ बिल्कुल इक्वल।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड सुन, करेक्ट 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 ओनली। ठीक है, अब देखो आज तक हम लोग क्या पढ़ते हुए आए थे स्टूडेंट्स? एवरीवेयर वी हैव रीड टीसी बराबर टीडी, कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, हाँ या ना? यस, एवरीवेयर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आज तक जो पढ़ा है। सर ब्रेकिंग टॉर्क बराबर ड्राइव, अरे वो एनर्जी मीटर था स्टूडेंट्स, वो इंटीग्रेटिंग था, नाम सुना करो। कई बार आप लोगों का टारगेट ये हो जाता है कुछ तो बोले, है ना? ठीक है, अच्छी बात है। एनर्जी मीटर में ब्रेकिंग टॉर्क और ड्राइविंग टॉर्क का कॉन्सेप्ट था, दैट इज ट्रू। बट क्या आप इस मीटर को, अगर मैं पहली क्लास को आप याद करो तो मैंने इंडिकेटिंग के 6 एग्जांपल बताए थे। बेसिक एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, स्पीडोमीटर। मेजरमेंट का सबसे पहला पेज, कॉपी का सबसे पहला पेज होगा जब स्टार्ट किया होगा। तो पावर फैक्ट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पहला पेज तो याद है। फर्स्ट, ये जो पॉइंटर है अब तक ये इंडिकेटिंग था, इंडिकेटिंग में कंट्रोलिंग और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इक्वल करते थे। अब यहां कहानी का ट्विस्ट समझो, लिखो 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 लिखो, आप लोग समझो कम, लिखो एवरीवेयर, लिखते जाओ, एवरीवेयर वी नीडेड, वी नीडेड टीसी बराबर टीडी, कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। बट दिस टाइम, बट दिस टाइम, बट दिस टाइम no controlling torque, very important, but this time no controlling torque is required, no controlling torque is required। सबसे खास बात है स्टूडेंट्स, अब स्प्रिंग स्प्रिंग नहीं चाहिए, no spring control system is at all needed, no controlling torque is required, as the TW to deflecting torque, as the two deflecting torque TA and TB, as the two deflecting torque TA and TB, TA and TB balance each other, balance each other at steady state, and no external controlling torque is required। किसी बाहरी कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत नहीं है। तो कभी आपसे पूछा जाए, कभी आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर, ध्यान रखना निम्नलिखित में से किस मीटर में सेल्फ कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत नहीं होती या कंट्रोलिंग टॉर्क अब्सेंट होता है? पावर फैक्टर मीटर, पावर फैक्टर मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत नहीं है, दोनों मूविंग कॉइल ही क्या दे देती हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क, राइट? एक इस तरफ घूमी तो एक इस तरफ घूमी और जहां रुक गए वही रीडिंग आ गई। क्लियर है मेरी बात? दोनों दोनों सिंगल फेज एंड 3 फेज दोनों पावर फैक्टर मीटर में ये बात है। आगे फ्लक्स मीटर में भी ऐसा होगा, मेगर में भी एक कॉन्सेप्ट ऐसा आएगा, राइट? जी, जी हाँ, सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर और 3 फेज पावर फैक्टर मीटर दोनों में स्प्रिंग कंट्रोल मेथड की जरूरत नहीं होती। जी, नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रजनी, करेक्ट। अब इसके बाद, अब आपने क्या कहा? आपने कहा है कि सपोज वी वांट टू, लिख लो, सपोज
we want to design, suppose we want to measure power factor, we want to measure power factor, we want to measure power factor, हम क्या मेजर करना चाहते हैं? पावर फैक्टर। देन एट टीए बराबर टीबी, देन एट टीए बराबर टीबी। एक डिसएडवांटेज समझना, बहुत खास डिसएडवांटेज है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया स्टूडेंट, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। सपोज वी वांट टू मेजर पावर फैक्टर, देन एट टीए बराबर टीबी, पॉइंटर आर मूविंग सिस्टम, moving system does not come back, does not come back, does not come back to zero when supply is disconnected, when supply is disconnected। अगर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, अगर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई तो क्या दिक्कत है स्टूडेंट्स? चला ये पॉइंटर, चला चला चला, कहीं रुक गया, सप्लाई गई, तो क्या स्प्रिंग इसे वापस लाएगी? स्प्रिंग नहीं है। बात को कुछ समझ पाए? अगर अचानक चली गई और पॉइंटर आगे जा चुका है तो स्टूडेंट्स क्या ये अपने आप वापस आएगा? हाँ, इसके लिए बैक इंस्ट्रक्शन, जब कभी आप पावर फैक्टर मीटर देखते हैं तो वहां बैक स्लाइडर एक लगा होता है, नॉब लगी होती है, अगर पॉइंटर आगे कहीं बीच में है तो उसको वापस से जीरो पर ले जाएंगे, तब नया मेजरमेंट करेंगे, राइट? क्योंकि क्या दिक्कत है, स्प्रिंग लगाई है क्या हमने? मुकेश बात क्लियर है? देखो, स्प्रिंग ना लगाकर हमने यहां ये तो कह दिया। हाँ बोलिए, बोलो। अच्छा ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब यहां पर आपने इस बात को समझा, बिल्कुल बिल्कुल जीरो नहीं होगा, यही यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी आता है इसमें। फायदा तो मिला, बट कई बार जब पॉइंटर हमारे पास रीडिंग ले चुके, सप्लाई डिस्कनेक्ट है, तो फिर से अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हमें पॉइंटर को वापस कहां लाना चाहिए? जीरो पर, राइट? फिर हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, दैट इज द। ये क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन आस्क करता है कि अगर आपने पावर फैक्टर मीटर पे काम किया है, और हम बहुत बहुत समझदारी से उससे झूठ बोल देते हैं, हाँ सर बिल्कुल किया है। जहां हमने वो झूठ बोलते हैं वहीं वो चीजें फंसा देता है स्टूडेंट्स। अभी इसरो का नेक्स्ट वीक स्किल टेस्ट है, राइट? जिन लोगों ने पिछले बार पेपर दिया था, अभी उनका स्किल टेस्ट है। ऐसे क्वेश्चंस वहां पूछे जाते हैं, और बगल में ही स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंट रखे भी जाते हैं। विक्रम सारा भाई जो लैब है, उसी पर स्किल टेस्ट होता है, बैठाकर वही होता है। जहां झूठ बोलते हैं वही कहते हैं ये देखो इस मीटर में कहाँ क्या है। इसीलिए वहां के बारे में एक बात कही जाती है, वहां बताकर कहते हैं कि हमने आपको क्यों सेलेक्ट नहीं किया, राइट? वहां कई बार जब हम झूठ बोलते हैं तो तुरंत पकड़ जाते हैं। तो इसलिए ये बात क्लियर होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, सॉरी इंटरव्यू के लिए। कभी आपसे अगर पूछा जाए, पेपर में नहीं आएगा ये रिमार्क, कि इंस्ट्रूमेंट्स पर अगर एक्चुअल में आपको रीडिंग लेनी है फिर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैनुअली पॉइंटर को रीसेट करना पड़ेगा, जीरो ले जाना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट, बिल्कुल मैनुअली लाते हैं। नहीं, नॉब होती है इसके लिए स्टूडेंट्स, नॉब होती है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट देखेंगे उसमें एक रेड कलर की टिप लगी होती है, और पीछे एक स्क्रॉलर लगा होता है, उसको ऐसे घुमा देते हैं तो अपने आप पीछे चला जाता है, ठीक है? उसके लिए नॉब होती है, मैनुअली होती है। अब इसके बाद यहां पर
अगर बोला जाए इस इंस्ट्रूमेंट की डिजाइनिंग पर आर का मान क्या फिक्स किया, ओमेगा एल। मान लो इंस्ट्रूमेंट बनाया है से एफ बराबर 50 हर्ट्ज, तो ये फिक्स हो गया। और अब मैं कह रहा हूं, देखो आई रूल लगता है बिल्कुल लगेगा, राइट। ±3% का फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होता है। अरे इंडिया में कितना फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मानकर चल रहे हो आप, राइट। हम लोग आई रूल की बात बिल्कुल करते हैं स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होता है, बट जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको तो उसके रिस्पेक्ट में ही तो मेजरमेंट करोगे आप, ठीक है। हाँ, तो जो हमारे पास 3% है, ±3% है, वो कोई भी वैल्यू अगर चेंज हो गई है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर ही तो मेजरमेंट हो रहा है। तो आर बराबर ओमेगा एल होना चाहिए। मैं बात क्या कह रहा हूं समझो, एफ बराबर 60 हर्ट्ज पर मेजरमेंट करने लगे आप। किस पर मेजरमेंट कर रहा हो, 60 हर्ट्ज। तो क्या इस समय आर और ओमेगा एल बराबर होंगे। इंस्ट्रूमेंट बना किसके लिए है, 50, और ऑपरेट किसके साथ कर दिया, 60, तो ये गलत आएगा। तो नीचे एक लाइन लिख लो, ऐड करो इसमें, फॉर फॉर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, there will be frequency error, in measurement. So this instrument, sorry, so this instrument, so this instrument can be used for that frequency for which it is designed, जिसके लिए डिजाइन हुआ है। अगर कहीं कोई वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ यूज कर दोगे तो क्या दिक्कत आएगी स्टूडेंट्स, एरर आ सकती है, ठीक है, एरर आ सकती है तब। हो गया कंप्लीट। ठीक है, सॉरी। अब मैं कुछ पॉइंट्स एक साथ लिख रहा हूं, आप थोड़ा अंडरस्टैंड करना इसमें। सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर, आपको ये 5 लाइन शॉर्ट नोट्स अपने दिमाग में रखने हैं। पहला, डिजाइनिंग एस्पेक्ट पर डीएम बाई डी थीटा क्या होना चाहिए, एम नॉट साइन थीटा। वो डेरिवेशन नहीं स्टूडेंट्स, बस इतना, एम नॉट साइन थीटा। अगला, मूविंग क्वाइल ए के साथ एक रेजिस्टेंस ऐड करोगे और मूविंग क्वाइल बी के साथ एक इंडक्टेंस ऐड करोगे। डिजाइनर को बोलोगे कि आर का मान एक्सएल के बराबर होना चाहिए या आर शुड बी इक्वल टू ओमेगा एल होना चाहिए, राइट। अगर इंस्ट्रूमेंट जिस फ्रीक्वेंसी के लिए बना है उसी पर बनना चाहिए, सॉरी उसी पर वर्क होना चाहिए। अगर 50 हर्ट्ज के लिए बना है तो 50 के लिए, राइट। तो आर का मान किसके बराबर लेंगे, ओमेगा एल। मूविंग कॉइल के साथ ए के साथ हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस, मूविंग कॉइल बी के साथ हाई वैल्यू का इंडक्टेंस, ठीक है, एक्सेप्टेड। नो एक्सटर्नल कंट्रोलिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। इसमें किसकी जरूरत नहीं होती स्टूडेंट्स, बाहरी कंट्रोलिंग टॉर्क की। नो एक्सटर्नल कंट्रोलिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। अब नए मीटर भी हैं अपने पास, उसमें लगाते भी हैं, बट जो हमारे पास एग्जाम में आएगा हम उसकी बात कर रहे हैं, ओल्डर वर्जन।
ठीक है, नो एक्सटर्नल कंट्रोलिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। एक आंसर दो, ये पोलराइजिंग होता है स्टूडेंट्स, नॉन पोलराइजिंग होता है? ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट है? नॉन पोलराइज्ड। कैसा है? नॉन पोलराइज्ड। क्यों नॉन पोलराइज्ड है? इसमें फेज सीक्वेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल फेज है। अगर थ्री फेज होता तो वो पोलराइज्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए ये बात बोली मैंने। सो सिंगल फेज इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर is a non-polarized instrument. Non-polarized instrument. इसमें फेज सीक्वेंस को चेक करने की जरूरत नहीं होती, नॉन पोलराइज इंस्ट्रूमेंट है। और दोनों कॉइल, मूविंग कॉइल ए एंड मूविंग कॉइल बी के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इसी को कहते हैं क्रॉस कॉइल। क्रॉस कॉइल स्ट्रक्चर होना चाहिए। टीए बराबर टीबी होना चाहिए। एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक। ठीक है, हाँ, किसी को क्लॉक लो, किसी को एंटी क्लॉक लो, दोनों सेम डायरेक्शन में मत ले लेना स्टूडेंट, नहीं तो मोटर बना दोगे उसको, पॉइंटर घूमता ही चला जाएगा। सिंगल फेज मोटर बनाने लगे आपको। बस स्टूडेंट्स इतनी लाइनें मुझे पढ़ानी थी सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में। बस इतनी काम की बातें थी इसमें। फ्रीक्वेंसी एरर देता है आर बराबर ओमेगा एल क्योंकि फिक्स है। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज पर बना इंस्ट्रूमेंट 60 पर यूज नहीं होगा। अच्छा, अब ये याद तो नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कोई भी पॉइंट रिकॉल रहेगा। हाँ, इसलिए एक बता दिया है, बट ये प्रॉब्लम वही है स्टूडेंट्स, 2 घंटे 4 लाइनें, वो प्रॉब्लम है। सीरियस कंसर्न यहाँ ये है। मैंने कहा था ना आपसे, टोटल 256 इंस्ट्रूमेंट हैं 256। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पर हमें वरीयता देनी है, बाकी को स्टूडेंट वन लाइनर बनाइए। ठीक है, चलो अब सुनो, कभी आपसे बात कर ली जाए थ्री फेज की, थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर, नहीं पढ़ा नहीं रहा, थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर, ये भी इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप है। इसमें बस इतना याद रखो कि पहली बात तो ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? पोलराइज्ड। पोलराइज्ड इंस्ट्रूमेंट कैसा इंस्ट्रूमेंट है? ये पोलराइज्ड। फेज सीक्वेंस का रिकॉग्निशन होना चाहिए, फेज सीक्वेंस रिकॉग्निशन शुड बी देयर, बिल्कुल होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर फेज सीक्वेंस का रिकॉग्निशन नहीं होगा तो क्या टॉर्क उल्टे नहीं लग जाएंगे? बोलो, थ्री फेज में अगर फेज सीक्वेंस गलत हो गया तो हमने बनाया था आर वाई बी के लिए, बन गया आर बी वाई के लिए, तो क्या फेज सीक्वेंस उल्टा नहीं हो जाएगा? उसकी वजह से करंट उल्टी हो जाएगी। फेज सीक्वेंस रिकॉग्निशन शुड बी देयर। तो कभी पूछा जाए दोनों में कौन सा पोलराइज्ड है, तो थ्री फेज वाला पोलराइज्ड है, सिंगल फेज वाला पोलराइज्ड नहीं, थ्री फेज वाला पोलराइज्ड है, राइट। और दोनों कॉइल में क्या लगाते हैं? तो ध्यान दे रहे स्टूडेंट्स, पिछले बार क्या लगाया था दोनों कॉइल में? बहुत खास बात सुनो स्टूडेंट्स, पहले बहुत खास बात, पिछले बार दोनों कॉइल पर क्या लगाया था? अलग अलग, एक पर आर एक पर एल। इस बार ए पर भी आर लगाओगे और मूविंग कॉइल बी पर भी आर लगाओगे, तो दोनों आर बराबर होने चाहिए। R1 R2 नहीं लिखेंगे इसको, बुक्स लिखती हैं आर ए और आर बी, फिर आर ए बराबर आर बी, एक ही बात है। मैंने इसको एक साथ आर आर लिख दिया है। तो थ्री फेज में दोनों मूविंग कॉइल पर क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? केवल आर।
वहां एंगल थ्री फेज की वजह से वैसे इक्वल बन जाता है, ठीक है, वहां 90 बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और दोनों कॉइल के बीच में, टू मूविंग कॉइल शुड हैव 120 डिग्री फेज डिफरेंस। आपस में कितने का फेज डिफरेंस चाहिए स्टूडेंट्स? 120 का। हाउ मच फेज डिफरेंस इज नीडेड? 120। क्लियर? थ्री फेज में 120 का फेज डिफरेंस चाहिए, और सिंगल फेज में दोनों मूविंग कॉइल 90। राइट? पॉइंटर यहां भी मूविंग कॉइल ए के साथ बंधा होगा, ए के साथ। और नो एक्सटर्नल कंट्रोलिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। यहां भी कंट्रोलिंग टॉर्क मौजूद होता है। नो एक्सटर्नल कंट्रोलिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। नो एक्सटर्नल कंट्रोलिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। तो ये कुछ पॉइंट्स है, अपने दिमाग में रखना आप लोग। हाँ, डीएम बाई डी थीटा यहां भी एम नॉट साइन थीटा है, दोनों में सेम। एंगल वहां स्टूडेंट बन जाता है 120 प्लस थीटा। 4 पॉइंट में ईडीएम लिखें, 1 2 3, कौन सा पॉइंट? हाँ सोनू, इसको बोल रहे हो क्या? 1 2 3 4, दिस वन। सिंगल फेज ईडीएम का मतलब इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर इज ए नॉन पोलराइज इंस्ट्रूमेंट। ममता नीचे ही है ऑलरेडी। पोलराइज्ड, POLARIZED, पोलराइज्ड। हाँ ठीक है। बस जनरल स्टेटमेंट समझ जाओ स्टूडेंट, सब याद रखना। पावर फैक्टर मीटर ए के साथ, ए के साथ मूविंग कॉइल ए के साथ, ए की एक्सिस के साथ बनाते हैं, वो 60 और फिर 60 का बाइफेक्ट होता है। बट आपके लिए वो ए के साथ ही आप समझो उसको, वहां बाइफेक्ट होता है जब फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं। कंप्लीट? ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, ये मैंने बीच में पढ़ा दिया था स्टूडेंट्स, क्योंकि मेगर की रिक्वायरमेंट थी। अब तक अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हो चुके हैं, एवी मेथड हो चुका, वीए हो चुका, कैल्विन डबल ब्रिज हो चुका है, ठीक है। एवी मेथड, वीए मेथड, कैल्विन डबल ब्रिज, ये तीनों मेथड हम कर चुके हैं। एक मेथड हमने लो पर पोटेंशियोमीटर भी पढ़ा था, बेसिकली जिससे रेजिस्टेंस का मापन ज्यादा होता है, सॉरी ईएमएफ का मेजरमेंट ज्यादा होता है, तो पोटेंशियोमीटर भी कवर हो चुका है। कैल्विन डबल ब्रिज कंप्लीट हो चुका है, वोल्ट मीटर, एमीटर, एमीटर वोल्ट मीटर। अब इनमें जो व्हीट स्टोन ब्रिज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, राइट, बेसिक में डेरिवेशन करवा चुका हूँ, उसका फिर से मतलब नहीं है। स्ट्रेन गाज के साथ जरूर उसको पढ़ाएंगे कि अगर रेजिस्टेंस में इतना चेंज कर दें तो डिटेक्टर में कितने का चेंज होगा। सेंसिटिविटी के कुछ क्वेश्चन आपके पीएमएमसी के फंस रहे होंगे, तो वो क्वेश्चन पीएमएमसी के ना होकर मीटर के होते हैं, राइट। उसमें पूछ लेता है सेंसिटिविटी, लेकिन आपको ऐसा लगता है एक सेंसिटिविटी आपने पढ़ी है हर आंसर में, उसी को आप मैच करा देते हैं। तो वहां पढ़ेंगे आप डेल्टा आर की वजह से कितना डिटेक्टर में चेंज होगा, पढ़ाऊंगा उसको। अब नेक्स्ट कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेगर। लगा लेना टिक टिक, हाँ, 6 7 टिक लगा लो, आएगा ये एग्जाम में, इसके बिना पेपर नहीं बनता।
ऐसा इसलिए है क्योंकि मेजरमेंट का सब्जेक्ट का जो नाम है वो एम से स्टार्ट होता है और मेगर का भी एम से, तो इसको पूरी वरीयता दी जाती है एग्जाम में। आता ही आता है स्टूडेंट्स, मेंस में नहीं है, प्री में ही है, बट कम से कम 10-15 लाइनों में इसको समराइज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आज नहीं हो पाएगा। रौनक, आप काफी खुश हो गए नहीं? राइट। आज आपने, जब तक बैठे रहो मतलब इधर से उधर भी नहीं हुए। राइट। ठीक है, ओके, थैंक यू। श्री राम बताया तो था अभी। मैनुअली वापस लाते हैं पॉइंटर। ठीक है। कल बताएंगे, कल बताएंगे। हम्म। ठीक है। कल वाला क्या पढ़ाया था, ये तो मेरे को भी याद नहीं। यही कुछ पढ़ाया था, पोटेंशियोमीटर शायद था बीच में। कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। चलो ठीक है दुर्गेश, कोई बात नहीं, मैं भी स्पीड पकड़ता हूँ। 3 more classes, 3 to 4, कम से कम लगेंगी लगेंगी। छोटे वाले को वन लाइनर में लिखवा दूंगा, छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट जो मेगर वन लाइनर कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स? थोड़े दिन में कह दो मेजरमेंट ही वन लाइनर कर दो, ऐसा नहीं है। वो इंस्ट्रूमेंट काम का है। वो और एक आगे डिजिटल वोल्ट मीटर है। अभी मेजरमेंट ऑफ जो सेल्फ इंडक्टेंस भी पढ़ोगे उसमें भी 5 मेथड है, राइट? उसमें पहले हेज आएगा, एंडरसन आएगा। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए 5 मेथड आएंगे, ओवेंस, एंडरसन। फिर इसके अलावा जो बेसिक मैक्सवेल इंडक्टेंस है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस है, उसमें कोई एक दो पढ़ाएंगे, बाकी को बता देंगे। हैवी साइड कैंपल, जो नाम नहीं सुने वो भी आएंगे अभी। ठीक है, कैरी फोस्टर स्लाइडर का यहाँ नाम नहीं लिया, कम से कम नाम ही पढ़ लेना वहां, कुछ के कम से कम नाम याद हो। और ये धीमे धीमे हैबिट में आएगा। देखो स्टूडेंट्स, उसको अगर बहुत ज्यादा तेज करेंगे वो आपको बाद में दिक्कत देगा, अभी नहीं, बाद में जब पेपर दोगे। ठीक है, मैं वो भी डलवा देते हैं। कर रहे हैं नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है।